नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, बिजनेस एथिक्स एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 3 का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और आज के इस सेशन में हम लोग यूनिट नंबर 4 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको आपकी एक्सटर्नल एग्जाम में ऑलमोस्ट 99% देखने को मिलने ही वाला है फॉर 10, 12 या 15 मार्क्स। तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से और ध्यान से देख लेना। काफी इजी कॉन्सेप्ट है, आपको मैंने जिस तरह से समझाया है सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएगी। तो आप सब लोग अपने साथ साहस के ये मटेरियल ले लीजिए और मेरे साथ साथ इस पूरे सेशन को ध्यान से समझना है। देखो, हमारा टॉपिक जो है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है मैनेजिंग स्टेक होल्डर रिलेशंस। स्टेक होल्डर्स मतलब क्या, ये इसके पहले वाले सेशंस के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। स्टेक होल्डर्स मतलब वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज, जो अलग अलग पार्टीज या ग्रुप जिनका बिजनेस के अंदर किसी ना किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट या इंटरेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स। तो यहां पर सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीजें अपने को जान लेनी है। तो देखिए, it is important also to acknowledge descriptive argument that managers do indeed appear, indeed मतलब real में, appear to recognize distinct stakeholder, distinct मतलब अलग अलग stakeholders group and manage their companies accordingly। ये मेन चीज है, recognize different stakeholders group मतलब अलग अलग कौन कौन से स्टेक होल्डर्स है, उनके ग्रुप्स को आपको पहचानना पड़ेगा कि देखो ये क्रेडिटर्स है, ये हमारे एम्प्लॉइज है, ये हमारे आजू बाजू में रहने वाले लोग हैं यानी कि पीपल है, ये हमारे कस्टमर्स है। तो ये अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स है, डिस्टिंक्ट स्टेक होल्डर, उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, उनका जो इंटरेस्ट होता है, उसके हिसाब से वो कंपनी को मैनेज करेंगे। एंड 4 आउट ऑफ 5 एग्जीक्यूटिव मतलब 5 में से 4 एग्जीक्यूटिव ये मानते हैं फ्रॉम द ग्लोबल कंपनीज एग्रीड दैट जनरेटिंग हाई रिटर्न फॉर इन्वेस्टर्स शुड बी बैलेंस विथ अदर स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट। देखो, जो इन्वेस्टर्स होते हैं यानी कि ओनर्स, उनका इंटरेस्ट होता है कि अपने को अच्छे से अच्छा रिटर्न मिले, अच्छे से अच्छा पैसा बने। तो कंपनी का ये गोल तो होता ही है कि भाई हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट बनाए, मैक्सिमम हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न बनाए। बट उसके साथ साथ जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि कस्टमर्स का ये एक्सपेक्टेशन होता है कि हमको अच्छी क्वालिटी के गुड्स रीजनेबल प्राइस पर मिले। तो रीजनेबल प्राइस के सामने यहां पर हाई प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर का, बट यहां पर दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस बनाना है कि एक तरफ इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न भी मिले और दूसरी तरफ दूसरे स्टेक होल्डर्स है, जैसे कि कस्टमर्स हो गए जिनको अच्छी क्वालिटी के गुड्स लो प्राइस पर चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉइज हो गए जिनको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, अच्छा रेम्यूनरेशन चाहिए, क्रेडिटर्स हो सकते हैं जिनको टाइम टू टाइम अपना पेमेंट चाहिए। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के इंटरेस्ट को प्रॉपर बैलेंस करके चलना है। ऐसा ना हो कि ओनर्स या इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने के चक्कर में जो कस्टमर है उसको घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दे रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। The recognition that not only business but organization of all kind including charitable trust यानी कि charities, schools, universities, government have a range of stakeholders whose interest might need to be taken into अकाउंट इन मेकिंग डिसीजन। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनियों को ही अलग अलग स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, और कोई भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे कि स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गई, गवर्नमेंट हो गई। फॉर एग्जांपल सास इंस्टीट्यूट है, तो सास इंस्टीट्यूट के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो टीचर्स है वही है, स्टूडेंट्स भी है। जो स्टूडेंट्स नहीं है बट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, जिनको कभी ना कभी सपोर्ट की जरूरत रहती है, पेरेंट्स हो गए, ये सभी लोग हैं जो सास इंस्टीट्यूट में इंटरेस्टेड होते हैं। तो यहां पर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ये सब लोगों को अपने जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स है उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखना पड़ता है। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको लिखनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 12 से 15 मार्क्स में आ सकता है। मेन चीजों को मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं। यहां पर इंडीड अपीयर, रिकॉग्नाइज डिस्टिंक्ट स्टेक होल्डर्स, देन हायर रिटर्न, जनरेटिंग हायर रिटर्न फॉर इन्वेस्टर्स, बैलेंस विथ stakeholders interest, and organization of all kinds like charitable institutions, school, university have range of stakeholders जिनका इंटरेस्ट वो लोग ध्यान में रखते हैं। देन मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। देखिए, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का ये मीनिंग है जो कि आपको याद रखना है और लिखना होगा। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन सीक टू अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन। प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, सीक टू अंडरस्टैंड इंटरेस्ट एंड एक्सपेक्टेशंस
किसके? ऑफ देयर स्टेक होल्डर्स एंड अटेम्प्ट टू सेटिस्फाई इन अ वे दैट अलाइन विद द कोर इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। मतलब ये जो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है वो क्या है? एक प्रोसेस है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? अंडरस्टैंड करेगा, मतलब समझेगा, एक्सेप्ट करेगा क्या? इंटरेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन किसके? ऑब्वियसली ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। और इसको पता करके वो क्या कोशिश करेगा? अटेम्प्ट टू सेटिस्फाई देयर इंटरेस्ट बाय कंसीडरिंग और विथ अलाइनमेंट ऑफ कोर इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। मतलब कंपनी के कोर इंटरेस्ट को ध्यान में रख के उसके साथ साथ जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स है उनके इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेशन को जानेगा और उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा विथ कोर इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो ये होता है स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके आंसर में आनी ही चाहिए। अभी उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। अ कंपनी कैन नॉट ऑलवेज सेटिस्फाई द क्लेम ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। ऑब्वियस सी बात है कि सभी के सभी स्टेक होल्डर का तो इंटरेस्ट कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, क्योंकि फॉर एग्जांपल ऐसा है कि इन्वेस्टर को चाहिए हमको मैक्सिमम रिटर्न मिले, सामने कस्टमर है हमको सस्ती से सस्ती प्राइस पर प्रोडक्ट चाहिए। अभी सस्ते से सस्ती प्रोडक्ट देंगे तो रिटर्न नहीं मिलेगा इन्वेस्टर को। अगर इंटरेस्ट इन्वेस्टर के अच्छे रिटर्न के लिए हम सेल्स प्राइस बढ़ाएंगे तो कस्टमर को लो प्राइस पर गुड्स नहीं मिलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे होते हैं स्टेक होल्डर्स जिनका इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, ऑपोजिट होता है। तो सभी स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को एक साथ सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। द गोल ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, जो मैंने कहा वो कॉन्फ्लिक्ट मतलब ऑपोजिट होना। एंड इन प्रैक्टिस फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस हैव द रिसोर्सेज, ओनली फ्यू ऑर्गेनाइजेशन हैव रिसोर्सेज टू मैनेज ऑल स्टेक होल्डर्स। मतलब बहुत ही रेयर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होंगे जिनके पास उतने सारे रिसोर्सेस होंगे कि भाई चलो हम लोग आपको अच्छा रिटर्न भी देंगे और आपको सस्ते में गुड्स भी देंगे। बहुत रेयर केस में ऐसा हो सकता है अगर वो ऑलरेडी बहुत अमीर ऑर्गेनाइजेशन है तो। ठीक है। ऑफन द कंपनी मस्ट मेक चॉइस। बाकी नॉर्मली क्या होता है? चॉइस करनी पड़ेगी भाई क्या करें, इन्वेस्टर को मैक्सिमम रिटर्न दे या कस्टमर को सस्ते में गुड सर्विस प्रोवाइड करे। सो टू डू दिस इट मस्ट आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर एंड गिव हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो अभी क्या करें? जानो कि अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स है उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। फॉर एग्जांपल मैं सास इंस्टीट्यूट की बात करूं तो यहां पर स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, स्टाफ मेंबर्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, ये सब इंटरेस्टेड। उसके साथ साथ गवर्नमेंट एजेंसीज, मटेरियल प्रिंट करवाने वाले लोग, हमारी टेक्निकल टीम, ये सारे के सारे हमारे स्टेक होल्डर्स है जो कि सास इंस्टीट्यूट में किसी ना किसी तरह से इंटरेस्टेड है। तो यहां पर मैं देखूंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर कौन है। तो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ये दो स्टेक होल्डर का ग्रुप हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा समझ लो कि ये हार्ट एंड माइंड है। स्टूडेंट्स हार्ट है, हमारे दिल में रहता है, एंड टीचर्स जो है वो ब्रेन है जो कि आपके लिए सोच समझ के अच्छे से पढ़ाने का काम करता है। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अलावा जो है वो बाकी के लिम्स है, हाथ पैर, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बट ऑब्वियस है दिल और दिमाग, उसके बिना तो हम लोग जी ही नहीं सकते। तो यहां पर हम लोग यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये देखेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हार्ट एंड ब्रेन जैसे स्टेक होल्डर कौन से, उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो और उनकी नीड को पहले सेटिस्फाई करो। उसके बाद इसी के अंदर अपने को लिखना है पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट। पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट आप किस तरह से कर सकते हो। जैसे हमने देखा कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं और हमको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको प्रायोरिटी देनी है। तो यहां पर पहला है इंस्ट्रूमेंटल, जो कि क्या करेगा? लुक्स द स्टेक होल्डर्स एज मीन्स टू इंप्रूव द कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। मीन्स मतलब कोई ना कोई साधन, मीडियम, जिससे हम हमारा कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम हमारा परफॉर्मेंस और अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सास इंस्टीट्यूट के लिए टीचर्स या हमारी टेक्निकल टीम, जो कि एक मीन है जिससे हम हमारा कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मतलब पढ़ाने का काम और इंप्रूव कर सकते हैं। तो कौन हमारे इंस्ट्रूमेंटल है? नॉर्मेटिव लुक्स एट द स्टेक होल्डर एज एंड इंडिविजुअल लेजिटिमेट राइट टुवर्ड्स द फर्म। मतलब हमारा एंड मतलब हमारी जरूरत, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट। एंड डिस्क्रिप्टिव एनालाइज द नेचर एंड स्कोप ऑफ वेरियस रिलेशनशिप। अभी इसके बारे में यहां पर बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझना। देखो तीन एस्पेक्ट देखे। पहला इंस्ट्रूमेंटल, जो कि कंसीडर करता है स्टेक होल्डर ग्रुप को एज मीन। देन नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव का मतलब होता है एक तरह से नेगेटिव, जो कि यहां पर स्टेक होल्डर को कंसीडर करेगा एज एन एंड। एंड मतलब जरूरियात, एंड मतलब खत्म, ऐसा नहीं हो कि भाई ये हमारा मेन गोल है, एंड गोल।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हो गया या अच्छा रिजल्ट हो गया, तो ये क्या है, हमारा गोल है कि अच्छे स्टूडेंट्स सास इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े, तो ये गोल यानी कि एंड हो गया। एंड डिस्क्रिप्टिव में क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे ऑफ नेचर एंड स्कोप ऑफ वेरियस रिलेशनशिप। देन की रिलेशनशिप एट्रीब्यूट्स, की रिलेशनशिप एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट, तो आप किस तरह से कर सकते हो, तो देखो माइचल एट एल ने 1997 में क्या सजेस्ट किया था, 3 की रिलेशनशिप एट्रीब्यूट्स, 3 की रिलेशनशिप एट्रीब्यूट्स बताए थे, जो कि कौन कौन से है, पहला है पावर, लेजिटिमसी एंड अर्जेंसी, 3 है। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स याद रखना, रिलेशनशिप एट्रीब्यूट्स 3 है, पावर, देन लेजिटिमसी एंड अर्जेंसी, पावर लेजिटिमसी अर्जेंसी, बोलना माइंड में। अभी पहला पावर, परस्यूड एबिलिटी ऑफ स्टेक होल्डर टू इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यहां पर स्टेक होल्डर के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि भाई आप ऐसा नहीं करोगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे, हम ये कर देंगे, मतलब वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। लाइक हम देखते हैं ना, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, बॉयकॉट कर देंगे, अगर आप चाइनीज प्रोडक्ट खरीदना बंद नहीं करेंगे तो हम आपके ऑर्गेनाइजेशन को बॉयकॉट कर देंगे, बैन कर देंगे, मतलब वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो पहला होता है पावर, परसीव्ड एबिलिटी, पावर का मतलब क्या होता है, एबिलिटी, सक्षमता, कैपेसिटी ऑफ स्टेक होल्डर टू इन्फ्लुएंस। देन लेजिटिमसी, where the organization perceives the stakeholders action as desirable, प्रॉपर और एप्रोप्रिएट, मतलब लेजिटिमेट है, लीगल है, कि भाई आप ये जो डिमांड कर रहे हो वो आपकी जेन्युइन है, आपका एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही है। लाइक स्टूडेंट ऐसा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि सर हमको एग्जाम से पहले अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले, उसकी समरी नोट्स मिले, हमको प्रिपरेशन के लिए वीडियोस मिले, तो ये सारे आपके एक्सपेक्टेशन है, तो वो हाँ लेजिटिमेट है, जेन्युइन है। अभी आप ऐसे डिमांड करो, सर हमको पूरा पेपर लिख के दे दो, या हमको पूरा पेपर दे दो ताकि हमको कोई और ना चीज पढ़नी पड़े, सर वो फिक्स एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है ना वही हमको दे दो, सर हमारे बदले में पेपर आप दे के आओ ना, तो ये क्या हुआ, लेजिटिमेट नहीं है आपके एक्सपेक्टेशंस। तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन देखेगा कि क्या ये डिमांड लेजिटिमेट है, जिसके अंदर वो देखेंगे डिजायरेबल, प्रॉपर या एप्रोप्रिएट है या नहीं है, कि सर हमको रिवीजन सेशन दो, सर हमको वीडियोस दो, सर हमको नोट्स दो, सर हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट दो, बिल्कुल सही है, सर हमको एग्जाम में आने वाले फिक्स क्वेश्चन दे दो, सर हमको पेपर ही दे दो, सर हमको पेपर लिखने के लिए कापली दे दो, सर हमारे बदले में पेपर लिख के आओ, ये सारे लेजिटिमेट नहीं है। And then third is urgency, degree to which stakeholder claims are pursued to call for immediate attention, सर अभी के अभी इस चीज को ध्यान रखना है, immediate attention, तो ये हो गई अर्जेंसी, भाई ये पहले करना पड़ेगा, ठीक है। द स्टेक होल्डर्स, अभी इसका एक्सप्लेनेशन है ये तीनों ही पॉइंट का जो कि इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें लिखनी है, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी उसके लिए देखो, स्टेक होल्डर्स थॉट टू बी पोजेशन ऑफ ओनली वन, पोजेशन ऑफ ओनली वन ऑफ दिस एट्रीब्यूट्स, जो ऊपर 3 चीजें देखी उसमें से कोई एक एट्रीब्यूट ही है, तो उसको हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे, लिस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे कम इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि भाई 3 क्वालिटी में से आपके अंदर एक ही क्वालिटी है, तो आपको लास्ट में इंपॉर्टेंस मिलेगा। एज लेटेंट स्टेक होल्डर, लेटेंट मतलब सुसुप्त, शांति, पाछड़ वाला, थर्ड रैंक वाला, थर्ड ग्रेड रैंक में थर्ड रखेंगे हमको। देन दोस इन पोजेशन ऑफ 2 क्वालिटीज आर मॉडरेटली इंपॉर्टेंट, कि भाई यहां इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तो ये सेकंड नंबर पे आएंगे, जिसको एक्सपेक्टेंट स्टेक होल्डर्स कहेंगे। एंड दोस इन पोजेशन ऑफ ऑल 3 एट्रीब्यूट्स, मतलब भाई इसके अंदर तो पावर भी है, देन यहां पर लेजिटिमसी भी है एंड अर्जेंसी भी है, तो ये क्या हो गए, डिफिनिटिव स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले, ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले, ये सेकंड वाले और ये थर्ड रैंक पर रहेंगे। ये सारी चीजें आपके आंसर में आनी चाहिए। देखो जो पर्सपेक्टिव है वो 3 है, पावर, लेजिटिमसी एंड अर्जेंसी। जो स्टेक होल्डर के पास तीनों ही है, तीनों ही एट्रीब्यूट्स है, वो फर्स्ट डिफिनिटिव स्टेक होल्डर्स। जिनके पास 2 एट्रीब्यूट्स है फ्रॉम 2, जिसको हम बोलेंगे मॉडरेट या एक्सपेक्टेंट स्टेक होल्डर्स, और जिनके पास 3 में से एक ही यहां पर एट्रीब्यूट है, तो उसको हम बोलेंगे लेटेंट स्टेक होल्डर। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट चीज अपने बहुत ध्यान रखनी थी आपको। अब दोस्तों इसी के अंदर हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कवर होता है वो है स्टेक होल्डर रिलेशंस। द रिलेशनशिप बिटवीन द बिजनेस, रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड देयर स्टेक होल्डर्स टेंडेड टू बी एंटागोनिस्टिक, इवन कॉन्फ्रंटेशन
इन नेचर, मतलब ऑपोजिट। इसका मतलब क्या होता है? ऑपोजिट। कि जो रिलेशनशिप है बिजनेस की और स्टेक होल्डर की वो अलग अलग होगी। बिजनेस क्या एक्सपेक्टेशन करेगा? अपने को अच्छा प्रॉफिट मिले, एफर्ट्स कम डालनी पड़े, जबकि सामने वाली पार्टी क्या एक्सपेक्ट करेगी? हमको ज्यादा रिटर्न मिले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के तौर पे समझो, साहस इंस्टीट्यूट क्या सोचेगा? बहुत ज्यादा फीस मिले। जबकि स्टेक होल्डर स्टूडेंट क्या सोचेंगे? कम से कम फीस में अच्छा एजुकेशन मिले। तो यहां पर जो बिजनेस और जो स्टेक होल्डर है उनके रिलेशनशिप कैसे होते हैं? इन कन्फ्रंटेशन, ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी माइट एक्सप्लॉइट कंज्यूमर और डाउन साइज द एम्प्लॉइज, वेल कंज्यूमर्स माइट बॉयकॉट द कंपनीज प्रोडक्ट एंड एम्प्लॉइज माइट इनिशिएट इंडस्ट्रियल एक्शन। मतलब कंपनी क्या सोचेगी? कम से कम सैलरी देनी पड़े या कुछ एम्प्लॉइज को निकाल दो ताकि सैलरी के पैसे बचे। कस्टमर को महंगी चीजें देनी है बट घटिया क्वालिटी की। जबकि कस्टमर सामने क्या एक्सपेक्टेशन करेगा? हमको अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट दो सस्ते में, वरना बॉयकॉट कर देंगे। एम्प्लॉइज, चलो हम लोग स्ट्राइक कर देंगे। बहुत ही कम होता है जो कि साहस और स्टूडेंट्स के रिलेशनशिप वाले होते हैं कि कम से कम फीस रखेंगे, अच्छा एजुकेशन देंगे, आप लोग भी सामने अच्छे से पढ़ेंगे और टाइम पे जो कम फीस है वो दे देंगे। दोनों के ही जो रिलेशनशिप है वो अच्छे मेंटेन होंगे। बट वो रेयर केस में होता है। बाकी नॉर्मली क्या होता है? दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलते रहते हैं। सिमिलरली सप्लायर्स, अभी देखो यहां पर कंज्यूमर और एम्प्लॉय की बात की, उसी तरह से सप्लायर withhold credit, competitors might engage in industrial espionage, मतलब घटिया तरीके से डिस्टर्ब करना। प्रेशर द ग्रुप्स कैन एम्प्लॉय अग्रेसिव डायरेक्ट एक्शन कैंपेन अगेंस्ट द कंपनीज, कंपनीज के अगेंस्ट में कोई एक्शन ले, डायरेक्ट एक्शन के ऑपोज करो, बॉयकॉट करो, जला दो, पुतले जलाओ वगैरह वगैरह। वैसे भी इंडिया में ये सारी चीजें ट्रेंड में चलती रहती है। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कैन टेक अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट फॉर्म, including everything from outright challenge and conflict right up to joint venture। मतलब कि एक तरफ ऐसा हो सकता है कि सब कुछ एक दूसरे के ऑपोजिट में हो, कंपनी और सामने स्टेक होल्डर्स सब एक दूसरे के ऑपोजिट में होते हैं, या तो ज्वाइंट वेंचर मतलब सब लोग मिलके रहते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि एग्जांपल के तौर पे, या तो सास इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट्स एक दूसरे के कंप्लीट ऑपोजिट में, मैक्सिमम फीस चार्ज करेंगे, कम से कम पढ़ाएंगे। आपका एक्सपेक्टेशन ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन मिले, कम से कम फीस हो। तो यहां पर एक दूसरे के ऑपोजिट में, बहुत ही रेयर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं। तो ये एक रिलेशनशिप होती है कि एक दूसरे के ऑपोजिट में होते हैं, इंडिया पाकिस्तान जैसे। और दूसरा होता है ज्वाइंट वेंचर, कि चलो हम लोग मिलके एक दूसरे को समझते हैं, हम साथ साथ है वाली फीलिंग। क्लियर? तो ये दो टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, एक टोटल एक दूसरे के कन्फ्रंटेशन में, या तो ज्वाइंट वेंचर तक के, मतलब उसके बीच में भी होता है कि हाँ चलो थोड़ा मिलजुल के काम करते हैं, थोड़ा एक दूसरे के ऑपोजिट में, सारी चीजें रह सकती है। बट एक एक्सट्रीम लेवल होता है कि जहां पर दोनों ही कंपनी और स्टेक होल्डर एक दूसरे के ऑपोजिट में है, दूसरी तरफ दोनों के बीच में भरत मिलाप हो चुका है, मतलब दोनों ही अच्छे से एक साथ में रहते हैं। अब ये टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप्स है जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है इसी के अंदर। पहला है चैलेंज, तो रिलेशनशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल ऑपोजिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, जो दिखा ना कि एक दूसरे के कंप्लीट ऑपोजिट में मैक्सिमम प्राइस चार्ज करेंगे, जो कस्टमर्स है कम से कम प्राइस में खरीदेंगे, ऑपोजिट चैलेंज। सेकंड, स्पैरिंग पार्टनर रिलेशनशिप बेस्ड ऑन हेल्थी कॉन्फ्लिक्ट एंड पीरियोडिक बाउट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देखो हेल्थी कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट में है, जैसे टॉपर्स होते हैं क्लास के अंदर, तो एक दूसरे के बीच में कंपटीशन होती है, बट ये हेल्थी कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए जिससे एक दूसरे को एनकरेजमेंट मिले और अच्छा परफॉर्मेंस देने से। वन वे सपोर्ट रिलेशनशिप मतलब एक साइड ही सपोर्ट करती है, दूसरी साइड तो हम नहीं करेंगे, सर आप अच्छे से पढ़ाते रहो, आप हमको सेशंस देते रहो, आप हमको नोट्स देते रहो, आप हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहो, हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया? वन वे सपोर्ट रिलेशन बेस्ड ऑन फिलेंथ्रॉफी, स्पॉन्सरशिप, अदर फॉर्म ऑफ रिसोर्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, बस एक साइड, वन साइडेड, मतलब वो होता है ना वन साइडेड लव स्टोरी है, मैं उसको प्यार करता हूं उसको पता भी नहीं है, ये वाला। देन म्यूचुअल सपोर्ट, दोनों बेस्ड ऑन फॉर्मल और इनफॉर्मल टू वे सपोर्ट, मतलब मैं उनको सपोर्ट करता हूं वो हमको सपोर्ट करते हैं। देन एंडोर्समेंट रिलेशनशिप बेस्ड ऑन पेड और अनपेड पब्लिक अप्रूवल ग्रांटेड फ्रॉम वन पार्टनर टू अदर, मतलब पैसे लेके हम नहीं, विराट कोहली का आप फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम अकाउंट देखोगे तो कोई एडवर्टीजमेंट रखेगा, वहां पर लिखा होगा पेड पार्टनरशिप, तो मेरी इनके साथ पेड पार्टनरशिप है, तो ये मिले एंडोर्समेंट करने के लिए। देन प्रोजेक्ट डायलॉग रिलेशनशिप बेस्ड ऑन डिस्कशन, डायलॉग्स, देखो डायलॉग से ही नाम पता चल जाएगा, डिस्कशन बिटवीन पार्टनर
regarding specific or proposal such as stakeholder dialogue accompanying major registration regeneration और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। मेन चीज क्या है? बेस्ड ऑन डिस्कशन बिटवीन द पार्टनर्स, मतलब जो भी स्टेक होल्डर्स है उनके साथ बैठ के हम लोग क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे, डायलॉग्स करेंगे, कम्युनिकेशन सिंपल वर्ड्स में। स्ट्रेटेजिक डायलॉग, रिलेशनशिप बेस्ड ऑन डिस्कशन बिटवीन पार्टनर्स ओवर लॉन्गर टर्म इश्यूज। ये है, देखो सेम चीज ही है, बट यहां पर मेन चीज क्या है? लॉन्गर टर्म इश्यू के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। देन टास्क फोर्स, रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कोऑपरेशन टू अचीव स्पेसिफिक टास्क। मेन क्या है? कोऑपरेशन। मेन चीजों को ध्यान रखना दोस्तों, ये कोऑपरेशन, लॉन्गर टर्म इश्यू का डिस्कशन ये मेन चीजें याद रखना दोस्तों। देन यहां पर एंडोर्समेंट में बेस्ड ऑन पेड और अनपेड पब्लिक अप्रूवल। देन टू वे सपोर्ट, यहां पर वन वे सपोर्ट फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर ओनली। हेल्थी कॉन्फ्लिक्ट, एंड यहां पर पहले वाले में टोटली म्यूचुअल ऑपोजिशन और कॉन्फ्लिक्ट। देन लास्ट वन इज जॉइंट वेंचर और अलायंस, रिलेशनशिप बेस्ड ऑन फॉर्मल पार्टनरशिप इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंस म्यूचुअल रिसोर्स कमिटमेंट टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। मतलब जो रिसोर्सेस है उसका म्यूचुअली इस्तेमाल करेंगे जिससे कि जो हमारे गोल्स है वो अचीव हो सके। तो बेस्ड ऑन फॉर्मल पार्टनरशिप, फॉर्मल ऑन पेपर लीगल तरीके से यहां पर पार्टनरशिप करेंगे। क्लियर? एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट, ये स्टेक होल्डर रिलेशनशिप का, स्टेक होल्डर का जो हमारा क्वेश्चन है उसका, कोलैबोरेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स। कोलैबोरेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स विल सर्टनली इंपॉर्टेंट टूल for managing business ethics, primarily because closer form of collaboration can bring to ensure surface stakeholders demand and interest and thereby provide companies with greater opportunities to satisfy their basic needs। मतलब कि स्टेक होल्डर के साथ जितना कोलैबोरेशन होगा, जितने क्लोज होंगे, उतना पता चलेगा। अगर साहस इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स के साथ या कंपनी है वो अपने एम्प्लॉइज के साथ, कस्टमर्स के साथ जितनी क्लोज होगी, उतना वो स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट क्या है उसके बारे में उसको पता होगा, और जितना कंपनी को पता होगा उतना वो और अच्छे से अपने जो स्टेक होल्डर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि पता है कि क्या करना है स्टेक होल्डर्स के लिए। क्लियर? Working directly with stakeholders can therefore mean that problems are dealt with more effectively। जितने ज्यादा क्लोज होंगे उतने जो प्रॉब्लम्स है उसको उतना अच्छे से हम लोग डील कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स कंफ्यूजन्स कम आएंगे। इन्वॉल्विंग स्टेक होल्डर्स मोर, इट कैन बी आर्ग्यूड दैट ग्रेटर डिग्री ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। जितना ज्यादा स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट है, मतलब उनकी बात सुनी जाती है, उनकी बात, लोगों की बात सुनी जाती है, मतलब डेमोग्राफिक मैनेजमेंट है, ऑटोक्रेसी नहीं है कि ओनर को जो लगता है बस वही करना है वही सही है। नहीं, लोगों की बात सुनते हैं, मन की बात सिर्फ कहते नहीं है, मन की बात सुनते भी है, और लोगों का जो एक्सपेक्टेशन होता है, उनकी जो सही डिमांड होती है उसके हिसाब से परफॉर्मेंस देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टेक होल्डर्स के प्रति जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको और अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। क्लियर? तो यहां पर दोस्तों ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हुआ, जो कि एग्जाम में ऑलमोस्ट फिक्स आपको देखने को मिलने ही वाला है। इसको बहुत अच्छे से रिफर करें, अपनी नोटबुक में भी इसको नोट डाउन करें, और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन के लिए अपने सारे दोस्तों को रेकमेंड करें कि वो गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करें फॉर वेरियस कोर्सेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।